नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी के वोट युद्ध में आज सियासत के हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूपी में आज सियासत का मंगलवार है। प्रधानमंत्री मोदी आज गोरखपुर में होंगे, जहां वो करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। माना जा रहा है कि इस तोहफे से बीजेपी पूर्वांचल के वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी के गढ़ मेरठ में बीजेपी के खिलाफ जमीन तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान भी होगा। तो वहीं लखनऊ में प्रियंका गांधी प्रमोद कृष्णम की अगुवाई में बनी कमेटी के साथ मंथन करेंगी। यह कमेटी योगी सरकार के घेराव के लिए कांग्रेस ने गठित की है। तो ये 5 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के वोट युद्ध से जुड़ी हुई ये बेहद ही महत्वपूर्ण 5 तस्वीरें हैं। तो इस वक्त की अहम तस्वीरें जो है, आज की जो अहम तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए तो यूपी के वोट युद्ध से जुड़ी हुई ये 5 बेहद खास तस्वीरें हैं। 9,600 करोड़ की सौगात आज एक बार फिर से पूर्वांचल के लोगों को देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी का किला थोड़ा कमजोर है, इसलिए इस किले को और मजबूत करने के लिए विपक्ष एक मंच से दिखाई देगा और योगी सरकार के खिलाफ अपनी मोर्चेबंदी को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। फिलहाल हम पूर्वांचल को लेकर के जो तैयारी है बीजेपी की वो हम आपको दिखा रहे हैं। 156 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी के नजर है। पिछले चुनाव में झोली भर के सीटें मिली थी पूर्वांचल से बीजेपी को, इसलिए स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। इसलिए पूर्वांचल पर ज्यादा जोर दे रहे योगी सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी। और इसी से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9,600 करोड़ की सौगात देने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री आज मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरीके से उतरेंगे। 156 सीटों पर नजर रहेगी। और गोरखपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की न्यूज इंडिया के संवाददाता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में होंगे। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। यहां पर तमाम कलाकार भी आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री के आने पर उनका स्वागत करेंगे। तमाम तरह के जो नृत्य हैं या जो भी यहाँ की सांस्कृतिक छवि है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं और आप आज आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? सर मैं गोरखपुर से यहाँ पर आया हूँ और सर यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समारोह में हम लोगों ने अवगत कराकर हमारे बड़े भैया आदरणीय पवन पंछी जी और हमारे आदरणीय गुरु श्री राकेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम लोगों को यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आज का एम्स कारखाने के लिए और फर्टिलाइजर में तमाम जो भी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर अवगत कराया गया है। हम सब यहाँ पर हम लोग लोकगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से उस सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे और तमाम लोगों को ये चीज़ को बताएंगे कि आज हमारे लिए बहुत गर्वशाली की बात है कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के महोदय के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के कहने से यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए हैं। और हम सब बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों को इतना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि इस बात को हम लोग कभी भविष्य में भूलें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जो कलाकार हैं वो उनके सामने अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और क्या कहना है आज? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वागत करने का हम लोग को मौका मिल रहा है और ये हमेशा नहीं मिलता। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि उनको स्वागत करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। तो ये खुशी है जो कलाकार हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना है? आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, प्रधानमंत्री भी होंगे, आपके मुख्यमंत्री जो खुद गोरखपुर के हैं योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ होंगे। उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को अपना कार्यक्रम दिखाकर उनको, और बहुत खुशी की बात है वो गोरखपुर में आ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम युवा भी हैं हमारे साथ। यहाँ पर फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लग रही है, आज उसका उद्घाटन होना है, तमाम परियोजनाएं होनी है और युवाओं को भी काफ़ी रोजगार परक चीज़ें आज मिलने वाली है। बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। आप गोरखपुर के हैं, कैसा उत्साह है और क्या कहना है युवाओं के लिए जो आज होने जा रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको रोजगार भी नहीं मिलता अब रोजगार भी मिलेगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे गोरखपुर में भी आ रहे हैं और स्वच्छता की भी बहुत अच्छी हो गई है। हमें बहुत खुशी है। तो ये हैं गोरखपुर से
ये कलाकार हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, जो कि उनका गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो आज सियासत का सुपर मंगलवार आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सृष्टि कश्यप हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगी। महेश आर्य हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब, पहला सवाल आपसे। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, विपक्ष घेराबंदी कर रहा है, लेकिन हम पूर्वांचल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आज एक बार फिर से 9,600 करोड़ की सौगात देंगे। मेरा सवाल ये सर, पिछले चुनाव में झोली भर के पूर्वांचल ने आप लोगों को सीटें दी थी, इस बार भी यही उम्मीद है क्या? और इसीलिए तमाम जोर आजमाइश चल रही है, पश्चिम पर थोड़ा कम फोकस है और पूर्वांचल पर ज्यादा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल बात, जहां पर जहां पे कम था, अब दोनों स्थानों पर योगी जी का और मोदी तो मिलके काम किया है, जोड़ी काम किया है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाया है। वो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक लोग, और जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हुई और उसको खत्म भी हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली उद्घाटन किया गया, उद्घाटन के बाद उसको उसी काल के अंदर बनाकर चलाया गया। जो रोड थी जिसके ऊपर हवाई जहाज उतरे, वो सब रोडों के ऊपर जिस तरीके से काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया है कि आज तक जो उत्तर प्रदेश की जो गति बुलेट ट्रेन के हिसाब से होनी चाहिए थी, हवाई जहाज की तरीके से होनी चाहिए थी, उसकी विकास की गति वो साइकिल और हाथी की स्पीड से चल रही थी। अब उसको छूट के उसके चंगुल से निकलकर यूपी एक विकास की गति में चल गया है और जनता केवल विकास चाहती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो हमको सब जगह से वोट मिलेगा। ये कह रहे हैं वेस्टर्न यूपी में भी जो करना चाहे वो कर ले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर से भी जो घात लगाना चाहे लगा ले। पूरी की पूरी जनता ने ये देख लिया है कि योगी जी के शासन में किस तरीके से काम हुआ है और पूरा का पूरा व्यक्ति मन से खुश है। जहां पर हम आज खुद कानपुर में हैं, जहां पे 8-8 घंटे लाइट नहीं आती थी अखिलेश यादव जी के समय पर, आज 8 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती है। जी महेश आर्य साहब, क्या जवाब है आपके पास शुभेंदु अवस्थी जी का जो वो कह रहे हैं? सबसे पहला जवाब तो ये मैं जानना चाहूंगा, क्या 2017 से पहले हाथी के रफ्तार से विकास चल रहा था, साइकिल के रफ्तार से विकास चल रहा था, या फिर बीजेपी के शासनकाल में जेट फाइटर प्लेन की तरह विकास चल रहा है? जैसा कि हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तमाम जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, उन्होंने लैंड किया और वहां से टेक ऑफ किया। इस रफ्तार से विकास हो रहा है क्या? देखिए, मैंने अभी भाजपा के जो साथी हैं बोल रहे थे, मैंने गौर से सुना। मैं ये फील करता हूं कि ये जो अभी एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का उदाहरण दे रहे हैं, इससे पूर्व में ही समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया और वो उस पर जेट प्लेट जो है प्लेन उड़ाए गए, उस पर पहले से प्रयोग हो चुके हैं, करके दिखा दिया। अब इनके पास और कोई बताने को नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जी तो पहले नकल वाली बात हो गई है। इससे पहले जो काम हो चुका है, आप जो कह रहे हैं साइकिल और हाथी की रफ्तार से कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तो सरकार में इतने विकास काम हुए हैं, मेट्रो बनवाई, सड़कें बनवाई, संस्थाएं बनवाई और हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन उन्होंने एक भी 5 साल होने जा रहे एक भी कोई काम डिलीवर किया हो तो ये बताएं, एक ही पूर्वांचल के अलावा और उनके पास बताने को कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ जनता इस बात के लिए पूर्वांचल ही में देख लीजिए, सारी जनता इनके खिलाफ खड़ी है और हिसाब चुकता करने के लिए कि जहाँ पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हो वहां पर अवस्थी साहब कुछ काम गिनवा दीजिए ना। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। महेश जी, अवस्थी साहब कुछ काम गिनवाने की गुजारिश कर रहे हैं महेश आर्य आपसे। साहब देखो, अब क्या कहें इनको, जिसको दिखता ही नहीं है, और दिखना भी कैसे, क्योंकि इनके समय पर सब कुछ हरा हरा दिखता था, क्योंकि ये सावन के अंधे थे और सावन का जो अंधा होता है उसको हरा और हरा मुल्ला और उसके अलावा जिंदा ही दिखा इसको, कभी और कुछ दिखा नहीं। और आज भी वही दिख रहा है,
और मैं ये कहना चाह रहा हूं इस मंच के, इस चैनल के माध्यम से कि यदि आज भी इस 5 साल में उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश नहीं बना और विकास का काम नहीं हुआ और वो भी नहीं दिखता है, तो शायद इनको लगता है कि कौन सा काल दिखता था। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इनके चाचा का विकास हो रहा था, इनके भाइयों का विकास हो रहा था, चाचा के और दूसरे चाचा का विकास हो रहा था, एक परिवार का विकास हो रहा था और सब पूरा विकास उस गांव में हो गया था जहां पर ये रहते थे। दिल्ली का विकास दिल्ली से लेके पूरे, ठीक है अवस्थी साहब, ये केसरिया और हरा का जो जिक्र किया है इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। हमारे सहयोगी गौरव दिख रहे हैं फ्रेम में, मेरठ से जुड़े हुए हमारे साथ। गौरव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, कम से कम विपक्ष की तरफ से कोशिश है कि यहां पर जो बाकी जगहों पर डैमेज हो उसे कंट्रोल कर ले विपक्ष। यहां पर तैयारी क्या है? क्या विपक्ष को, आरएलडी को, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भले पूर्वांचल में किला जो है मजबूत कहा जा रहा है बीजेपी का, लेकिन पश्चिम में थोड़ा कमजोर है और इसी में सेंधमारी की कोशिश है क्या आज? बिल्कुल कुंदन, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ में और जाट लैंड है, पश्चिमी यूपी है। जाहिर सी बात है किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है हर पार्टी उसका फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि किसान आंदोलन के जो फैसला किसान आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया कृषि बिल को वापस लेके, उसके बाद जो है उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये मौजूद हूँ मैं मेरठ के दबथुआ में और ये जो मैदान है यहाँ पे जो रैली है ये संयुक्त परिवर्तन रैली है। मंच की तस्वीरें देखिए, एक तरफ जयंत चौधरी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर आपको नजर आएगी। और ये जो जस्थान है देखिए, क्योंकि यहाँ पर किसानों के मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। गन्ना किसान है, गन्ना किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो योगी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर के जो पैसों भुगतान किए, जो पहले के उनके बकाए रहे थे, इसके अलावा अगर हम बात करें पूरा एजेंडा जो है सियासी बनाने की कोशिश जरूर रालोद करेगी। और इस सियासी एजेंडे की एक सबसे बड़ी तस्वीर कुंदन दिखाऊंगा मैं दर्शकों को। इस वक्त ये देखिए सामने जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ कटआउट्स लगाए गए हैं जी। इस कटआउट्स में रालोद ने दिखा दिया है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो गद है वो रालोद का है। देखिए एक तरफ आपको चौधरी चरण सिंह की तस्वीर नजर आ रही होगी और जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो कटआउट्स लगाए गए, उनकी जो कटआउट्स को देख के ही समझ आ सकता है कि एक मैसेज सपा को दिया जा रहा है कि गठबंधन आप कर रहे हैं, नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कद बहुत बड़ा है पश्चिमी यूपी में और रालोद के साथ इस गठबंधन का फायदा मिलेगा। संयुक्त परिवर्तन रैली की अगर बात करें, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो जो जुटने शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल गौरव, बने रहे हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के कई महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन हरा और केसरिया का जिक्र कर दिया शुभेंदु अवस्थी साहब ने, तो इस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव से पहले और हरा केसरिया फिर से आएगा क्या? क्योंकि मंदिर की बात होती है, मथुरा की बात होती है, मथुरा की तैयारी की बात होती है। शुभेंदु अवस्थी साहब और महेश आर्या दोनों से मैं सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो बात हो रही है लव जिहाद की भी बात होती है, चुनाव आता है तो धर्म परिवर्तन की बात होती है, कॉमन सिविल कोड की बात होती है। कल ही समाजवादी पार्टी के सांसद ने, एसटी हसन साहब ने कह दिया, डरा दिया कॉमन सिविल कोड से। तो ये सारी बातें क्यों होती है? पहला सवाल शुभेंदु अवस्थी साहब, मंदिर की बात क्यों हो जाती है चुनाव से पहले, मथुरा की बात क्यों हो जाती है और इसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड की भी बात क्यों हो जाती है? ये दरअसल मसला है। यहां पर विकास को दरकिनार कर दिया जाता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और बाकी चीजें जो है, धर्म, कलर, सब कुछ सामने आ जाता है, जाति, क्यों ऐसा था? मैं एक बात कहूंगा, ये जो विषय है ये तो हमने पहले से ही उठा के रखे हैं। यदि हमने केसरिया की बात करी है तो हमने कभी भी केसरिया को कोई और कलर में बदलने की कोशिश नहीं करी। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमने तो अभी 16 लोगों की जान ली है, हमने तो अभी 40 लोगों की, कार सेवकों की जान ली है। यदि हम होते और हमारी पूरी ताकत चलती तो हम 1000 कार सेवकों को मार देते। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे और वहां पूजा करेंगे। और देखिए ना, कितना बड़ा देश में परिवर्तन हो जाता है चुनाव आते हुए। जो 4.5 साल तक कभी भी
कोई भी मंदिर नहीं जाते थे। वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जनेऊ पहन के और प्रियंका गांधी ये बीजेपी की जीत है क्या? मंदिर में चली जाती है। शुभेंदु, तो ये लोग अवस्थी साहब, धर्म का ये प्रयोग बीजेपी कर की रहे जीत है हैं, धर्म का उपयोग कर रहे हैं, नहीं। धर्म को अरे अवस्थी साहब सुनिए ना। साधन बना रहे हैं। अवस्थी हम तो साहब। जैसे थे वैसे हैं और रहेंगे। अवस्थी साहब, ये बीजेपी की जीत है क्या? अब अखिलेश यादव भी मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिर जाती हैं, चुनावी आगाज जो है मंदिर से होता है। तो मेरा सवाल बीजेपी ये ने पेटेंट करा लिया है पूरे मंदिरों का, धर्म का। सर, मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं। सारा पेटेंट हो गया इनका। महेश जी, आपका ही सवाल यही ले रहा हूं। खाली भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू हैं, बाकी और देश में कोई हिंदू नहीं रहता। जी शुभेंदु जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, कामयाबी है क्या? बीजेपी कामयाबी है कहना है कि ये जितने लोग हैं आडंबरी है। सपा पूरा का पूरा मुसलमान मानसिकता से भरा हुआ है और इसीलिए उन्होंने जिन्ना का विषय लाकर और उससे पहले पूरे मुसलमानों को एक ध्रुवीकरण कर जीतने का प्रयास किया है। और उसके बाद वो क्या कह रही है मायावती जी, ब्राह्मणों को और दलितों को जोड़कर एक नया संगठन बना देंगे। आज क्या हो रहा है यूपी के अंदर? जो सपा ने किया, एक वर्ग को लेकर, एक धर्म को लेकर, एक विशेष धर्म को लेकर और उसका तुष्टीकरण किया। और अब कांग्रेस भी क्या कर रहा है? वो भी कह रहा है कि यार यहां लगता है कि ये वाला चाबी नहीं चलेगी तो दूसरी चाबी लगा लेते हैं। तो उन्होंने केसरिया धारण कर लिया। जो प्रियंका गांधी घर में बैठकर जीसस क्राइस्ट को जय करती हैं, वो भी आज यूपी में जब आती हैं तो चंदन लगाती हैं और मंदिर में ऐसी ध्यान लगाती हैं जैसे वो सो रही हो। नहीं तो मैंने अवस्थी साहब, मैंने यही सवाल पूछा आपसे कि क्या ये बीजेपी की कामयाबी है क्या कि बीजेपी ने देखिए ये सब हमने तो जिंदगी भर यही किया है। हिंदुत्व के एजेंडे को इतना आगे रख दिया कि उसके इतर को जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है चुनाव से पहले। सर हमने तो ये जिंदगी भर ये किया, ये लोग दूसरे को करते रहे, हम विकास की राजनीति करते रहे, ये विनाश की राजनीति करते रहे। और विनाश में भी उस तरीके से विनाश कर रहे थे कि इन्होंने एक विशेष धर्म का ऐसा तुष्टीकरण किया कि उसको देश के विरोध बना दिया। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। महेश जी, ये एंटी हिंदुत्व और तुष्टीकरण की जो बातें होती हैं चुनाव से पहले, ये क्या समाजवादी पार्टी को ज्यादा परेशान करती है क्या? नहीं, परेशान तो इनको करती है। आजकल मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को, विशेषकर मुख्यमंत्री जी को भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नाम का फोबिया हो गया है। कुछ फोबिया बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, ये घबरा चुके हैं। इन्होंने पूरे 5 साल होने जा रहे हैं जनता को धर्म के नाम पर ठगा है। केसरिया का नाम, तिरंगे का नाम दुरुपयोग करने की जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग किया, राजनीति में दुरुपयोग किया, इसी तरीके से महेश जी मैं रोकूंगा। महेश साहब सुनिए ना। अरे सर सुनिए ना, एसटी हसन किसके सांसद हैं, किस पार्टी के? हमारी पार्टी से। तो कॉमन सिविल कोड का डर कौन दिखा रहा है? वो कौन कह रहा है कि मुस्लिम दो शादी नहीं कर पाएंगे? भाई आपके सांसद कह रहे हैं ना। नहीं, कॉमन सिविल कोड की तो बात आती है। पहले तो मैं इनकी बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय ध्वज इतना पवित्र ध्वज है और उसको भी इन्होंने केसर उसमें भगवा में रखने की कोशिश किया। और इनसे जवाब दे दो ना भाई। नहीं, मैंने सवाल, महेश जी मैंने सवाल किया, उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, कौन मसले को भटका रहा है सर? कौन मसले? उसमें एक चीज और जोड़ी उन्होंने कि बिखर मत जाइएगा। मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि आप बिखर मत जाइएगा, नहीं तो बीजेपी आगे आ जाएगी। तो धर्म के आधार पर आप लोगों को गोलबंदी कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड का डर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं एसटी हसन साहब कि दो शादी नहीं कर पाएंगे मुसलमान। ये क्या है सर? पूरा डर को पूरा मैं समझता हूँ पूरे देश की जनता को दिखा दिया इन्होंने। एक बात नहीं है इसकी, पूरे देश की जनता को दिया, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। कोई अगर कोई आवाज उठाना चाहता किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, उसके लिए इनको डर दिखा दो। डर में तो पूरा देश जी रहा है। इनकी सरकार में जब भी सरकार बनती है पूरे देश को त्राही मचा दी। इनके पास कोई विकास के लिए कोई इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने किसानों को पूरे साल भर 700 से ज्यादा आत्म वो मर गए हैं, शहीद हो गए, उनके लिए एक दिन भी जवान नहीं खोली। इस तरीके से गौरव हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। सर मैं आता हूं, दोनों प्रवक्ता बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के मौजूद है हमारे साथ। गौरव के एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरठ में मौजूद हैं। गौरव, ये जो कहा जा रहा था विपक्ष ने एज ले रखा है किसान आंदोलन की वजह से, क्या वो एज जो है कुंद हो गया है या फिर ये मसला बना हुआ है? कुंदन एक बार सवाल दोहराएंगे, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था, जाटलैंड में कहा जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से कि बीजेपी ने माफ कीजिएगा, विपक्ष ने एज ले रखा है।
लेकिन क्या किसान आंदोलन पर जो सरकार ने यू टर्न लिया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर के, उससे जो एज था विपक्ष का वो कुंद हो गया है? चलिए, गौरव का फ्रेम फ्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव के पास दोबारा चलेंगे। शुभेंदु अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी का जवाब मैं दे दूं थोड़ा सा जी। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत काम सर मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। मैंने महेश जी आपके पास मैंने हाँ मेरी मैंने बात देखा पूरी नहीं है हो पाई थी, आपने गौरव जी की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। सर अभी मैं दोबारा आता हूं, ये भी बात कर लीजिएगा, इस पर भी सवाल लूंगा, जवाब दे लीजिएगा। बहुत वक्त है सर चर्चा। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2-3 चीजों पे बड़ी जुड़ी हुई है। अजीत सिंह के साथ या उनके बेटे जयंत के साथ या उसके पहले चरण सिंह जी के साथ ये जो सबका टिकैत वाला जो सेक्शन है कभी जुड़ा नहीं, एक नहीं हुआ कभी भी। और यदि आज की डेट में हम देखें तो जयंत और टिकैत दोनों एक पैरेलल तरीके में है और जयंत कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं टिकैत के सामने इस आंदोलन के कारण, तो वो दोनों एक नहीं हो सकते। टिकैत किस तरफ है सर? टिकैत जी किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है या फिर विपक्ष की तरफ है? वो तो कहते हैं बीजेपी को हराएंगे, सब हराएंगे। अभी वो तो चुनाव के पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, पर आज की डेट में यदि देखें जयंत जी यदि सपा के साथ आते हैं तो टिकैत जी उसके विरोध में जाएंगे ही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जाट लैंड है, यहाँ पे जाट या और मुसलमान दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जाट जिधर जाएंगे उधर मुसलमान नहीं जाएंगे। ये आपने पीछे के चुनाव में मैं बहुत सरप्राइज था, अभी तक आपने 2013 क्या जिक्र नहीं किया, तो इसलिए मैं सरप्राइज था। तो आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहा हूँ। और देखिए कि ये इनके अलावा और कुछ है नहीं है, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। किसानों में फूट डालने की, जब आंदोलन चल रहा था तो तब भी फूट डालने की कोशिश किया गया, तब भी फूट डालने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का मैं तो सभी अंग्रेजों की नीति अपनाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं महेश मैं देखिए जो मसला शुभेंदु अवस्थी साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद जो जनता जानना भी चाहती है, जो जाट और मुस्लिमों की जो बात कही जाती है 2013 के बाद एक मंच पर शायद नहीं आ सकते, ये कहा जाता रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और शायद इससे आप लोग भी वाकिफ होंगे, ये चिंता की बात होगी। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं, क्या किसान आंदोलन की वजह से आप लोगों को लगता है, किसान आंदोलन की वजह से इतनी नाराजगी है सरकार के खिलाफ कि दोनों एक मंच पर आ जाएंगे? किसान तो भगवान अन्नदाता है देश का, जिनके उपजाया हुआ अन्न से लोग जिंदा हैं, उनके जो है इतने शहीद हो गए, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले। और किसान क्या है, खाली हिंदू ही हिंदू किसान को मान रहे हैं? अरे मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख भी किसान है। सारे किसानों के साथ जो त्रासदी उन्होंने लगभग 1 साल से झेली है, आज भी एमएसपी के ऊपर सरकार चुप है, मौन क्यों है? खाद के ऊपर क्यों मौन चुप है? गन्ना जो बार बार जिन्ना को लेके आते हैं, इनको ऐसा फोबिया हो गया, गन्ना किसानों का 450 करोड़ आज भी बकाया है, उसका भुगतान कब करेंगे? इनके एजेंडे में पिछले चुनाव में था, धर्म को ये इस्तेमाल करना इनकी पुरानी कला है। मथुरा का मुद्दा उठा दिया जिनकी पुरानी कला है। इसको जनता समझ चुकी है। मंदिर बनवाना इस पर आएंगे। थोड़ा इनकी बात सुन लेते हैं। महेश आर्या जी, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले लो अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो। मेरी बात पूरी नहीं हुई। इन्होंने 2-3 विषय उठाए थे। इन्होंने नेताजी के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार थी गोलियां चलाई, तो इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं किए, क्यों कार्रवाई नहीं की आज तक इनके ऊपर? मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर आपसे शुरू करूंगा, ठीक है? 1 सेकंड सर, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर आपके पास ही आऊंगा। आप जितना बोलना चाहते हैं बोल लीजिएगा। उसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, शुभेंदु अवस्थी जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं उसमें। तो फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सियासत से पहले जिन्ना का जिक्र हो रहा है, मथुरा का जिक्र हो रहा है, कॉमन सिविल कोड का जिक्र हो रहा है, धर्म परिवर्तन का भी जिक्र होगा और बहुत सारे जिक्र होंगे। विकास से इतर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो क्या ये जरूरी है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। वोट से आप बदलाव ला सकते हैं, जैसा प्रियंका गांधी कहती हुई आप इस मोन्टाज में सुन पा रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले जो सियासत होती है उसमें तस्वीर बदलती हुई नहीं दिखाई देती है। वही जिन्ना का जिक्र आ जाता है, वही धर्म आ जाता है बीच में,
वही लोगों एक सेक्शन को डराया जाता है किसी चीज से, जैसा कि एसटी हसन साहब को आपने देखा कल कॉमन सिविल कोड से वो मुस्लिमों को डरा रहे थे। फिर मथुरा का जिक्र आ जाता है, पहले अयोध्या का जिक्र आता था, मथुरा का जिक्र आ रहा है। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है। शुभेंदु अवस्थी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, सृष्टि कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, महेश आर्य जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। महेश आर्य साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड कर लीजिए। और सृष्टि कश्यप भी चूंकि हमारे साथ लेट से जुड़ी है तो मैं उनका रुख करना चाहूंगा, लेकिन महेश आर्य जाए जी, मैंने जो आपसे वादा किया था ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, कह लीजिए अपनी बात। जी धन्यवाद। एक्चुअली अभी जो भाई बोल रहे थे तो इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश का एनालिसिस करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि सारा उधर जाट जो है डिवीजन होगा और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है। ये इनका गलत ख्याल है और गलत बयानबाजी भी इसको मानता हूँ, क्योंकि वहां पर जो जाट समाज है पहले से ही एक किसान, बड़ी मात्रा में किसान के रूप में जाना जाता है। वहाँ मुसलमान भी किसान था, जाट भी किसान था, इसके अलावा दलित लोग भी थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय सभी वर्गों के लिए काम किया, तो अभी जो किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी तो कहते हैं 2013 में क्या आपने सभी वर्गों के लिए काम किया था? जिन जिन सेक्शंस की बात कर रहे हैं आप, जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकाल को देखिए, उन्होंने प्रजापति समाज के लिए पट्टे दिए थे मिट्टी के लिए, और उनका जीविकोपार्जन के लिए साधन दिया था। कश्यप समाज के लिए तालाबों के पट्टे दिए थे, किसानों के लिए भूमिहीनों के लिए पट्टे दिए थे, ये सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है सर, लाइसेंस भी करा रहे हैं। ये डिवीजन डिवाइड एंड रूल्स की ठीक है सर, अब थोड़ा दूसरों को वक्त दे लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा दूसरों को वक्त दे लीजिए थोड़ा सा। सृष्टि जी, इस चुनाव में भी क्या इतर कोई बातचीत हो रही है? विकास की बात तो हालांकि मुख्यमंत्री को हम करते हुए सुन लेते हैं, लेकिन इसके इतर पार्टी के स्तर पर देखें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, कांग्रेस महिलाओं की बात ज्यादा कर रही है इस बार, लेकिन क्या तस्वीर बदलेगी? नहीं कह रही, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की बात कर रही है। जब वो बात करती है हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एमएसपी की, 2500 रुपए टन इनके धान की खरीदारी की बात करती है, जब वो बात करती है उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को कम करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के हर एक जनता की बात कर रही है, वो सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। और आप अभी तक प्रियंका गांधी जी के पूरे कैंपेन में, आप जब भी उनकी कोई भी स्पीच उठा के देखेंगे, किसी भी रैली से उनका प्रसारण देखेंगे, तो कभी भी उन्होंने धर्म की और जातिवाद की राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात करती है आज तक। सृष्टि जी, वो मंदिर आज से तो देखिए, मंदिर वो आज से तो जा नहीं रही है, मंदिर वो हर बार जाती है। वो जब भी उत्तर प्रदेश आती है वो काशी विश्वनाथ जाती है, ये आज पहली बार तो हो नहीं रहा है। और मैं दोबारा कहना चाहूंगी, किसी की पर्सनल आस्था हमारे देश में उस चीज को एक डिबेट का टॉपिक नहीं बनने देना चाहिए, बिकॉज हमारी जो आस्था है वो हमारी खुद की है। इस बात पे चर्चा हो ही की। हमारा मुद्दा होना चाहिए इस देश में महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, बीजेपी को लगता है, सृष्टि जी, को अफेक्ट करता है। सृष्टि जी, बीजेपी को लगता है कि उसने ऐसा हार्डकोर हिंदुत्व का जो एजेंडा सेट किया, हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी इस तरह आगे बढ़ी कि अब विपक्ष भी जो है सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करता है, वो मंदिर में जाता और बताने की कोशिश करता है विपक्ष कि देखिए मैं भी हिंदू और हिंदुओं के लिए काम करते हैं। ये बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया और उसी को विपक्ष फॉलो कर रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वुड लाइक टू डिसएग्री विथ यू ऑन दैट, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कोई ट्रेंड सेट कर दिया कि बीजेपी ने कुछ ऐसा कहा कि वो। और बीजेपी जो हिंदुत्व को वोट बैंक अपना मानती है, क्योंकि देखिए इस देश में हिंदुत्व और हिंदू जो है वो दो अलग अलग चीज है। हमारा धर्म एक सनातन धर्म है, और ये जो हिंदुत्व करते हैं, हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं, वो हिंसा भड़काने का काम होता है। मथुरा फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या वो वहाँ पे जो जय श्री राम के नारे का दुरुपयोग किया गया जिस तरीके से। ठीक है, मथुरा का जिक्र किया आपने, तो फिर से मैं मथुरा पे आ जाता हूँ, क्योंकि शुभेंदु अवस्थी जी भी ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछ रहे थे महेश आर्य साहब से। महेश आर्य साहब, मथुरा पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? चूंकि अब बीजेपी को भी लगता है कि तमाम लोग अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के मसले पर विपक्ष भी बीजेपी का साथ देगा और जो कोशिश वहां पर मथुरा में होनी चाहिए वो होगी विपक्ष की तरफ से भी, ऐसा है क्या? तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शांति और अहिंसा और इस सब चीज बिलीव करती है और कभी भी नहीं चाहती है कि किसी तरह धर्म के नाम पर वहाँ कोई नया चुगूपा खड़ा किया जाए। भारतीय जनता और अपने विकास के आधार पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। और जब ये भारतीय जनता पार्टी आई थी, पिछला अगर इनको ले लें
तो उसमें इन्होंने इनके एजेंडे में था कि यमुना मैया की सफाई कराएंगे। वो मसला की बहुत बड़ी मांग है जनता की। और मैं समझता हूँ पिछली सरकार में केंद्र की सरकार की जो मंत्री थी उमा भारती जी, उन्होंने भी इसके लिए गंगा और यमुना की सफाई की बात करी थी। गंगा भी आजकल अभी भी सफाई नहीं हुई, यमुना की भी आज तक सफाई नहीं हुई। इस पे इनके पास कोई विषय नहीं है। तो वहाँ की जनता नहीं, बीजेपी का तो सर स्टैंड है। छठ से पहले आपने क्या सियासत हुई दिल्ली में आपने नहीं देखा। बीजेपी तो कह रही हरियाणा से जब तक दिल्ली तक पानी आता है तब तक यमुना साफ रहती है, लेकिन दिल्ली में आकर के यमुना इतना प्रदूषित हो जाती है कि आगे कैसे बीजेपी साफ करे। तो वहां पर तो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती हुई दिख रही है कि बीजेपी क्या करे, उत्तर प्रदेश क्या करे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए फिर से। गौरव, दरअसल मसला यह है, सर मैं आ रहा हूं। गौरव, दरअसल मसला यह है कि 2020 के बाद किसान आंदोलन को यहाँ के जाट और मुस्लिम याद रखेंगे या फिर 2013 को याद रखेंगे, जिसका जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता करते रहते हैं। 2013 की याद दिलाते रहते हैं, मुजफ्फरनगर और शामली में जो कुछ हुआ। तो सवाल यह कि किसे याद रखेंगे यहाँ के लोग? और देखिए, अगर बात करें तो अब जो है यहाँ पर जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है वो बदलाव की बात कर रहे हैं। किसानों की बात करें तो वो अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों से ही बातचीत करता हूँ, यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे ही पूछता हूँ। ये बताइए किस प्रकार की बदलाव इस बार आप लोग चाहते हैं यहाँ पे? हम गांव बुबकपुर का रहने वाला जी, बबलू नाम है जी मेरा, जहाँ पे रैली हुई है। बदलाव ये है जी, अखिलेश ने 5 साल तक पानी दिया था, फसल अच्छी हुई तो खाने को हमें मिला, खुश हुए हम। अब पानी नहीं निकल रहा, रज भाई की बहुत सिंचाई नहीं हुई पाई। एक छोटे किसान की जिसमें 10-12 बीघे जमीन है यहाँ पे, उसकी सिर्फ एक ही पर्ची है, कैसे गुजर करेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा वो बताओ। तो बदलाव तो लाने लाना जी। बिल्कुल बदलाव लाने की बात हो रही है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी की एक बात करें और जयंत चौधरी की बात करें, रालोद, दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस बार पूरा भरोसा आप लोगों को है कि कुछ बेड़ा पार होगा? हाँ जी, इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा जी। हाँ, बदलाव आवेगा जी, अगले सरकार आवेगी। क्या बदलाव चाहते हैं आप? जी बदला सरकार बदलनी चाहे, सरकार तो बनी होगी सरकार है, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ जी। देखिए, ये यहाँ पे कुछ युवा हैं, ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। और एक किसान थे जिन्होंने अपने उसके बारे में बात किया, जो खेत में पानी की समस्या है उसकी बात की। किसानों की अगर बात करें इस पूरे बेल्ट में, क्योंकि गन्ना बहुत ज्यादा होता है और गन्ना किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा बदलाव की बात करते हैं। ये बताइए, गन्ने के भुगतान की अगर बात करें, जो गन्ना भुगतान योगी सरकार के समय में जो हुआ है, कहा जा रहा है अभी भी बहुत किसानों का गन्ना बकाया है। अभी ये सब झूठी बातें हैं सरकार की। कोई भी इनकी नीतियां जितनी भी भाजपा सरकार की सब विफल हुई है, कोई भी सफल नहीं हुई है। कोई भी गन्ने का पेमेंट किसी का नहीं हुआ है। सिंबावली वाला मिल है, उसने पेमेंट अभी भी रोका हुआ है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उनके नकली कागज बनवाकर उनके साइन लेकर उनका पेमेंट नहीं दिया गया, उनकी जमीन पर लोन निकाल लिए गए हैं। ये झूठ है, बिल्कुल सरकार गलत बोल रही है। कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। और किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्या चाहता है? क्योंकि 2013-14 में जो हुआ था सबने देखा था, इस बार क्या चाहता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ये चाहता है अब की बार भाजपा सरकार को हटाना है, इस बेकार सरकार को हटाना है, उत्तर प्रदेश से हटाना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्भर करता है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बननी है और मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी की सरकार बननी है अब की बार। कुंदन, आपने रिएक्शन सुना और ये चीजों को समझा यहाँ पे। देखिए, अगर बात करें जो ये गठबंधन है, ये तत्काल का बनाया गठबंधन है, क्योंकि जिस मैदान पे मैं खड़ा हूँ पहले ये डिसाइड नहीं था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी आएंगे रैली करने, लेकिन संयुक्त परिवर्तन रैली इसका नाम दिया गया। आनन फानन में तैयारियां की गई। यानी कि ये तस्वीर जो है गठबंधन की, ये तभी पता चलेगी जब ये जितने लोग यहाँ आए हुए हैं चुनाव के दौरान, जब वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजों की जब बात करेंगे तब हम कह सकते हैं कि किस तरफ जाएगा वोट। ठीक है, सृष्टि जी को उंगली उठा करके कुछ कहना चाह रहे, लेकिन पहले एक सवाल ले लेता, छोटा सा सवाल सृष्टि जी अगर इजाजत दे तो। शुभेंदु अवस्थी साहब, दरअसल गन्ना किसानों के लिए तो सरकार कहती है रिकॉर्ड भुगतान किया हमने, 1,44,000 करोड़ का भुगतान किया। पिछली सरकारों का जो बकाया था, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार का जो बकाया था उसका ही भुगतान किया। लेकिन किसान ये बात मानते क्यों नहीं है? किसानों से पूछिए तो वो ये क्यों कहते हैं कि भाई भुगतान हुआ नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए, आपके 2-3 प्रश्न जो अभी बीच में डेवलप हुए गन्ना का भी मैं बताना चाहता हूं कि 1,44,000 उससे भी ज्यादा करोड़ रुपए खर्च हुए गन्ने की पेमेंट करने के लिए, और ये ऑफिशियल है। अभी जिन लोगों से आप बात कर रहे हो वहां पे आए हुए वहां पार्टी के कार्यकर्ता हैं और शायद हमारे विरोध में बोलेंगे, और ये चीज हमको लगता भी है जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि ये इलेक्शन का समय आ गया है और परिवर्तन चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने जैसे ही इलेक्शन का समय आता है तो प्रियंका गांधी अपने कपड़े बदलकर
प्रियंका वाड्रा गांधी अपने कपड़े बदलकर आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, बात बोलने के बाद माथे पर चंदन लगा लेती है, ये परिवर्तन हो जाता है। और राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं इसका विरोध करें, सृष्टि कश्यप कान में अपने वो पहन लेते हैं जनेऊ, ये परिवर्तन हो जाता है। सुन लेते हैं सृष्टि जी को भी सुन लेते हैं, बहुत देर से जुड़ पाई हैं वो, और वो कुछ कहना चाह रही है। कहिए सृष्टि जी। जब सत्ता पक्ष विकास के कदमों के ऊपर धर्म की बैसाखी लेने की शुरुआत कर दे तो समझ जाना चाहिए कि वो चलने लायक बची नहीं है, जब उसे धर्म का सहारा लेना पड़े। क्यों अगर आज ये प्रियंका गांधी जी के कपड़ों पे यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी आपके पास है, तो आपके आने के बाद इस देश में हमारा धर्म खतरे में कैसे आ गया? आप तो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तो क्यों इस देश में धर्म से जुड़ी हुई जो क्राइम है वो 10 सालों में सबसे ज्यादा है? दैट इज फैक्ट। मैं अपने मन से नहीं बोल रही जस्ट बिकॉज मैं विपक्ष हूँ, ये फैक्ट है कि 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर धर्म के नाम पे उत्पाद बचा है तो वो आपकी सरकार में बचा है। क्यों आपके आने के बाद हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया? ऐसा कैसे हो गया? जब इस देश में एक सिख प्राइम मिनिस्टर था, एक माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर था, एक मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तब ये धर्म खतरे में नहीं था। लेकिन जब आप वहां धर्म के ठेकेदार बने बैठे होते हैं तो आज हमारा धर्म खतरे में है। और मैं 25-26 साल से मुझे आज तक कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरा हिंदू धर्म कभी भी किसी और की वजह से खतरे में आया हो, बिकॉज वी आर अ कंट्री जहाँ पे हम मेजॉरिटी में है। और हमारी जितनी भी क्राइम्स होते हैं, जो भी धर्म के नाम पे उत्पाद होता है, हम अपनी माइनॉरिटीज को क्यों टॉर्चर करते हैं इस बात का नाम लेके? और हम क्यों नहीं आज आपसे भाजपा को सवाल पूछेंगे, क्यों आपको धर्म का वापस से नाम धर्म को वापस क्यों ना यहाँ पे आप मुद्दा उठा रहे? जब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या उत्तर प्रदेश में 1100 रुपए सिलेंडर क्यों मिल रहा है, क्यों 120 रुपए जवाब ले लेते हैं आपके आने के बाद? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब जवाब दीजिए। दरअसल बीजेपी के आते धर्म खतरे में कैसे हो सकता है? देखिए, ये धर्म का खतरा नहीं है, धर्म का बलवती है। आज ही कल ही जो रिजवी साहब थे, सिया वक्त के चेयरमैन थे, उन्होंने कल गाजियाबाद में जितेंद्र त्यागी हो गए हैं। मैडम, यहाँ पर कोई धर्म में वो नहीं है, पर आपने तुष्टीकरण की राजनीति कर पूरे देश को बांट दिया था। आपने कश्मीर में ऐसी स्थिति कर दी थी कि हिंदू वहां से आए थे। आप भूल गई है कि कैसा कैराना का केस होता था, किस तरीके से यहाँ पे मेरठ के अंदर दंगे होते थे, जिस तरीके के लोगों ने देखा है। जी ये भी तो बताइए ना, क्यों आप गैस सिलेंडर इतना महंगा है? आप कश्मीर की बात ले आएंगे, आप पाकिस्तान की बात ले आएंगे, चुनाव आगे आपको ये सारे मसले क्यों याद आने लगते हैं? जिस तरीके से मुलायम सिंह ने लोगों को हत्या कर दी, आज आपको दिखाई दे रहा है। आपको सबसे बड़े हत्यारी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनकी सरकार में जितनी मॉब लिंचिंग हुई, जितना हत्याएं हुई, आज तक कभी रिकॉर्ड तो कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। इसलिए हमको ये कहानी मत सुनाओ, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम तो जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे। आपने कहा है कभी आप जिंदा बन जाते हो तो कभी आप केसरिया का कपड़ा पहन लेते हो और कभी जनेऊ पहन लेते हो। महेश जी, यही है धार्मिक चुनाव, इसी को कहते हैं धर्म का बढ़ावा। महेश जी, एसटी हसन साहब क्यों कह रहे हैं कि भाई बट मत जाना, चुनाव आ गया है कॉमन सिविल कोड पर? क्या डर है? क्या MIM जैसी पार्टियां आ गई है, अगर मुस्लिम वोट बट गया तो फिर उत्तर प्रदेश में जो एज कहा जा रहा है वो एज नहीं मिलेगा? जनता जनार्दन की बात पे जाना चाहता हूँ। अभी आपके जो रिपोर्टर ने वहां पर किसान की बात कराई, ये पूरे झूठ के पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार। अभी एक किसान बता रहा था कि जो सिंबावली मिल में इतना गन्ना कि किसानों का बकाया है, ये बोल रहे हैं कि हमने सारा पेमेंट कर दिया। ये बोल रहे हैं वहाँ तो आपकी रैली होने वाली है, वहाँ तो आपके कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान ही कार्यकर्ता, लेकिन आपके कार्यकर्ता हो सकते हैं। पूरे बढ़ा दिया कि किसान के कबर की रेड तोड़ दी, और उस समय हमारी सरकार में सिंचाई व्यवस्था थी, फ्री थी। इन्होंने सब कोई व्यवस्था नहीं किया। इन्होंने काम क्या किया? मथुरा प्रसाद देंगे कि नहीं? केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा प्रसाद देंगे कि नहीं? महेश जी, दलित बेटी के साथ महेश जी रात को जला, महेश जी मथुरा कहलाता, महेश जी मथुरा प्रसाद देंगे कि नहीं? दुराचार करता है, हत्या करता है, ये इनका धर्म है। और प्रयागराज में भी दलितों महेश जी अत्याचार हुआ। अरे सर सुनिए ना, ये धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? अरे मथुरा पर साथ देंगे क्या बीजेपी का, आप केशव प्रसाद मौर्य का? वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव स्टैंड स्पष्ट करें, साथ देंगे कि नहीं देंगे? मेरे ऊपर सवाल है? जी सर, आप सही है।
सवाल जरा एक बार फिर से दोहराइए। मथुरा पर साथ देंगे कि नहीं बीजेपी या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का? मैं बताना चाहता हूं कि मौर्य जो केशव प्रसाद जी मौर्य के समाज में उन्नाव में बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, जो सेंगर कुलदीप सेंगर ने जवाब दे दो सीधा हुई, वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। अरे अपने समाज की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। उनको तो उनका समाज स्कूल मंत्री बना रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी में दलित पिछड़े तो एक भोंपू की तरह है, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। उनके ऊपर कुछ भी बुलवा देते हैं। नहीं सृष्टि जी, क्या महंगाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? सृष्टि जी, अगर आप महंगाई का जिक्र करें तो क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में महंगाई है? क्यों नहीं घोषित कर देती क्या है? केशव प्रसाद मौर्य पूरे देश में जाके मथुरा की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में है मथुरा? जब बात मथुरा में धर्म की होगी, जब बात उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति पे होगी, तो यहाँ महंगाई का मुद्दा भी पहले उत्तर प्रदेश में उठेगा। नहीं, मैं महंगाई के मुद्दे में बता देता हूँ। 2013 में जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट था वो 1240 रुपए था, और आज भी 11 साल के बाद 1100 रुपए है। तो जी पढ़ के आओ आपने। क्यों 360? जब 360 रुपए का सिलेंडर था तब आपकी पार्टी की स्मृति ईरानी सड़कों पे उतर के सूचना देती थी मनमोहन सिंह सरकार को। भाई साहब, आप पहले पढ़ के आइए, जब से आपकी सरकार आई है महंगाई अपने चरम पे है। नहीं तो प्रियंका गांधी भी तो सड़कों पर नहीं दिखाई देती है, ठीक है? क्या प्रियंका गांधी सड़कों पर दिखाई दे रही है? आपको लखीमपुर में नहीं देखी क्या प्रियंका गांधी? नहीं, प्रियंका गांधी वहां दिखी, लेकिन महंगाई के मसले पर दिख रही है क्या? महंगाई के मसले पर उस तरह से प्रदर्शन हो रहा है क्या, जैसा बीजेपी प्रदर्शन करती थी महंगाई के मसले पर? यही तो मसला है। दिखता नहीं है। नहीं, देखिए सृष्टि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, दरअसल आम लोग जो विपक्ष से परेशान है, इसलिए परेशान है, आप इसे दूसरे तरीके से बदल लीजिएगा। आम लोगों की बात विपक्ष करता नहीं है। विपक्ष कॉमन सिविल कोड की बात कर देता है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष जिन्ना की बात कर देता है, विपक्ष जिन्ना का कंपैरिजन हमारे देश के शहीदों से कर देता है, गांधी से कर देता है। पार्टी ने ये बात की है तो आप उसको पूरा विपक्ष का नाम नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने ना जिन्ना की बात की है, ना यहाँ पे कॉमन सिविल कोड की बात की है। प्रियंका गांधी ने बात की है तो उत्तर प्रदेश की बेटियों की बात की है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात की है, उनकी सुरक्षा की बात की, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की है। तो कृपया करके एक पार्टी के स्टेटमेंट को पूरे विपक्ष के साथ ना जोड़ें। हम आज भी कह रहे हैं ये धर्म की राजनीति। उत्तर प्रदेश बोला, देश के आप तो राष्ट्रीय पार्टी है, देश के स्तर पर क्या हो रहा है? देश के स्तर पर इस मसले को उठा रही है कांग्रेस? बिल्कुल उठा रही है। हमारी जितनी प्रतिक्रियाएं हैं हम अपने दूसरे स्टेट्स में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ये इनकी भाजपा की सरकार है वहाँ पे आप फैक्ट चेक करिए, वहाँ पे धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया गया है पिछले। बिल्कुल नहीं हुआ, दंगे बंद हो गए पूरे भारत में। जितने दंगे होते थे आप प्रायोजित आप दंगे कराते, आपकी पुलिस आपका दंगा कराती है, तो आप उस चीज क्या बात कर रहे हो? आपके दंगे बंद कर दिए। पुलिस हमारी हो गई, पुलिस हमारी हो गई क्या? क्या वो पुलिस? ये बड़ा आरोप लगा रही सृष्टि जी। शुभेंदु अवस्थी, ये बड़ा आरोप सृष्टि जी लगा रही है कि दंगे बीजेपी करवाती है। देखिए, प्रायोजित दंगे होते हैं। आप दंगों की संख्या देख लीजिए, और कितने दंगे हुए, किसके काल में हुए, और कितने लोग किस धर्म के मारे गए, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सबसे ज्यादा दंगे यदि कभी हुए तो कांग्रेस और मुलायम सिंह की सरकार में हुए, और इन्होंने करवाए। और बिल्कुल ठीक कह रही है शशि जी कि इनकी पुलिस ने करवाए। और आज जब पूरे देश से दंगे खत्म हो गए तब ये कह रही है दंगे हो रहे हैं। आज इनको दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना उद्योग बनाया। यहाँ पे दंगे और धर्म को लेके आ जाते, क्योंकि आपके पास 84 के दंगे में क्या किया आपने? आपको शर्म नहीं? आपके प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त 84 के दंगों में घर से निकालकर कांग्रेस के नेताओं ने मारा। चलिए फाइनली ठीक है, फाइनली मैं जानना चाहता हूँ एक करके शशि कश्यप जी, मेरे को बोलने को कहा गया था, शशि जी को बता फाइनली एक करके सर, एक करके नेताओं ने कराए थे, और एक करके सर, क्योंकि आप सब शायद पैदा नहीं हुई। नहीं, शुभेंदु अवस्थी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस बार भी चुनाव आते आते धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मंदिर का निर्माण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिन्ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लव जिहाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, धर्म परिवर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या फिर लोगों से जुड़े मसले वाकई सियासत के केंद्र में रहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी विकास पार्टी है, विकास के लिए काम कर रही है। ये कौन लाया जिन्ना?
कौन लड़की ने कपड़े बदल लिए, किसने जनेऊ पहन लिया, कौन किसने चंदन लगा लिया, कौन लोग इस तरीके के बहुरूपिया बन के यूपी में घूम रहे हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो 4.5 साल हम धर्म को नहीं लाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार बैठक होगी बनारस के मंदिरों में, 5 महीने कैबिनेट की बैठक होगी बनारस के मंदिर में, और ये कहते हैं ये धर्म को नहीं लाते हैं चुनाव में। बिल्कुल क्यों नहीं बैठक शर्म आनी चाहिए इस तरीके का वक्तव्य देते हुए, शर्म आनी चाहिए। जनाब की उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की बेटियां पूछ रही है, शुभेंदु जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की बेटियां पूछ रही है क्यों है 16 मिनट से उत्तर प्रदेश की बेटियों के क्यों आपकी पार्टी में हो चुकी है सरकार से, इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है धर्म का एजेंडा फैला करके फिर से प्रदेश की जनता को उसमें झोंकना चाहते हैं, संघर्ष में बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को सुझाव नहीं करेगी किसी प्रकार की धर्म की एजेंडा नहीं है, के पास नहीं। भाई साहब सुन लीजिए, देश में पिछले 70 सालों में जो विकास किया गया था, जो जितनी धरोहरें यहाँ की थी, वो आज आप बेच रहे हैं। चलिए मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। गौरव का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की पार्टी सांसदों को नसीहत उन्होंने दी है। सदन में गैर हाजिर रहना ठीक नहीं है, सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नसीहत दी है सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण बात कही। संसद लोगों के काम के लिए होती है। संसदीय दल की बैठक में सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने यह नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए।